नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु थपलियाल और आज हम लोग यहां पर आए हैं एक बेहतरीन नज़ारा आप सभी को लेकर के। हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक घना जंगल आपको दिखाई दे रहा होगा और इधर हमारे सामने से सड़क जा रही है और हमारे सामने मेरे साथ में मौजूद हैं एक बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी जो कि फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के साथ साथ जनरल स्टडीज के बहुत अच्छे जानकार हैं। श्री कुमार सौरभ सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ सर, धन्यवाद हिमांशु जी। सौरभ सर का अगर मैं आपसे थोड़ा सा परिचय करा दूं तो सौरभ जी वर्तमान में लाजपत राय पीजी कॉलेज गाजियाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फिजिकल एजुकेशन के। और आज हम यहाँ पे इस घने जंगल के बीच में हैं और ये एक फॉरेस्ट रिजर्व है। और ये फॉरेस्ट रिजर्व क्या होता है, ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं, इसके बारे में हम सौरभ सर से जानना चाहेंगे कि सर आप बताएं अभी हम जिस जगह पर हैं, पहले तो आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है और थोड़ा इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप अवगत कराएं। जी जी, जैसा कि हमारी जो जियोग्राफिकल पोजीशन है, हम लोग चमोली जिले के, जो कि एक सीमावर्ती जिला है, तिब्बत और चीन से लगता हुआ जिला है। इस जिले के मुख्यालय गोपेश्वर से अभी हम करीब 30 किलोमीटर दूर और नंदा देवी जैव संरक्षित क्षेत्र में बैठे हुए हैं। ये क्षेत्र विशेष रूप से कस्तूरी मृग और वन्य जीवों के लिए, वनस्पतियों के लिए संरक्षित किया गया है। मानवीय गतिविधियां यहाँ पे बहुत सीमित हैं। यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं, बिजली की सुविधाएं नहीं है, पानी की सुविधाएं नहीं है और पूरी तरीके से ये एक प्राकृतिक क्षेत्र है। यहाँ मानवीय क्रियाकलाप बहुत ही सीमित गति में किए जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व से संबंध होता है कि जहाँ पे हम जीवों को रहने के लिए एक प्राकृतिक आवास देते हैं, जहाँ पे उन्हें कोई परेशान ना करे, उनकी फोटो ना खींची जाए, उनके बीच से आवागमन बहुत ही सीमित हो। हॉर्न बजाने पर भी हॉर्न, हाँ, आप हॉर्न नहीं बजा सकते, आप कैमरे से उनकी फोटो नहीं खींच सकते और शिकार वगैरह तो पूर्णतः प्रतिबंधित ही होते हैं। और पेड़ों को काटना, उनकी लकड़ियों को ले जाना, ये सब पूर्णतः मना होता है। रात में यहाँ पे एक समय के बाद आपको आने नहीं दिया जाएगा। बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ से नहीं गुजरने दी जाती है। तो कुल मिला के प्रकृति के बीच में जो जीव जंतु रहते हैं, हम उनके आवास में छेड़छाड़ ना करें। ऐसे नियम कानून यहाँ पे बनाए गए हैं ताकि जो जंगलों में जीव रहते हैं वो शांति से अपने प्राकृतिक आवासों में संरक्षित और सुरक्षित रहें और अपनी संख्या में वो वृद्धि करते रहें। ये इसलिए भी आवश्यक है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं ये उनका लुत्फ उठा सकें और ये भी उनके बारे में जान सकें और वो उनको हम विलुप्त होने से बचा सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीजें आपने यहाँ पे बताई हैं। और जिस तरीके से हम लोगों के अपने घर, गांव और शहर हमने अपने लिए बसाए हुए हैं, वैसे जानवरों के रहने के लिए भी कोई एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए जहाँ कोई मानव जाकर के हस्तक्षेप न करे। बिल्कुल, केवल एक यहाँ पे मानवीय हस्तक्षेप के नाम पे केवल एक सड़क है जो कि आवागमन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ लोग भी यहाँ रहते हैं, कुछ गाँव, छोटे छोटे गाँव यहाँ बीच में पाए जाते हैं। जो लोग प्रकृति से ही जुड़े हैं, वनों से ही जुड़े हुए हैं। और जहाँ आपने कस्तूरी मृग के बारे में बताया, जो कि उत्तराखंड का राज्य पशु भी है, वो बहुत देश में बहुत कम जगह पे पाया जाता है, बहुत दुर्लभ प्रजाति है। तो उसके लिए भी इसमें एक बहुत काफी सारा एरिया जो इस नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का है वो यहाँ पे संरक्षित किया गया है। उनके लिए स्पेशल आरक्षित क्षेत्र यहाँ पे रखा गया है। ये विशेष रूप से कस्तूरी मृग के लिए ये क्षेत्र जाना जाता है। कस्तूरी वो चीज होती है जो मृग की नाभि में पाई जाती है और जो बहुत ही सुगंधित होती है, उसमें से बहुत ही खुशबू निकलती है। आपने रामायण में भी इसका उल्लेख सुना होगा कस्तूरी का, और दोहों में भी आपने सुना होगा, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। तो कस्तूरी, इस दोहे से स्पष्ट होता है कि कस्तूरी जो मृग की नाभि में पाया जाता है और उस कस्तूरी को प्राप्त करने के लिए जो शहर के लोग हैं या शिकारी लोग हैं, पैसे के लालच में आकर के उसको मार देते हैं, हिरन को, कस्तूरी के लिए। तो ये एक ऐसा क्षेत्र बनाने की कोशिश की है सरकार ने कि जिससे कि कस्तूरी हिरन को बचाया जा सके, शिकार होने से बचाया जा सके, उनको संरक्षित किया जा सके। तो ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व पूरी तरह से, आप कह लीजिए जैसे कोई होता है बायोस्फीयर रिजर्व, वो टाइगर प्रोजेक्ट के लिए होता है। तो ये टाइगर प्रोजेक्ट ना होकर के ये हमारा बेसिक कस्तूरी हिरन के लिए प्रोजेक्ट है ये, और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। ये इस जगह के बारे में बताऊं तो ये जगह वो है जहाँ पे चिपको आंदोलन चलाया गया, उसी जिले की जगह है ये। यहाँ पे चंडी प्रसाद भट्ट, सर सुंदर लाल बहुगुणा और गौरा देवी जैसे लोग की ये पावन धरा है, देवभूमि है। और ओवर टू हिमांशु जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पे दी हमारे दर्शकों को। और हम लोग आपको एक चीज और बताना चाहेंगे, जब हम रात्रि के समय यहाँ से गुजरते हैं, थोड़ा सा अंधेरा, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा थोड़ा और जगहों से जल्दी हो जाता है क्योंकि घना जंगल है, तो लगभग 5 साढ़े 5 बजे से यहाँ पे अंधेरा लगभग हो जाता है।
तो हम जब यहाँ से गुजरते हैं तो कई बार बहुत शांत तरीके से जब गाड़ियाँ निकलती हैं तो रास्ते में कई बार बहुत सारे जंगली जानवर आ जाते हैं। तो कई बार बड़े बड़े बारहसिंगे और कई बार यहाँ तक बाघ के भी यहाँ पे आपको दर्शन हो जाएंगे। तो अगर प्राकृतिक रूप से आपको जानवरों को निहारना है तो आपको बंद गाड़ी के अंदर यहाँ पे आना पड़ेगा। टू व्हीलर से अगर आप अंधेरे में यहाँ पे सफर करते हैं थोड़ा खतरनाक भी है। और मेरा निवेदन है सभी दर्शकों से कि कभी भी अगर आप किसी भी वन्य संरक्षित क्षेत्र से जाते हैं तो अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और वाहन को धीरे चलाएं, हॉर्न ना बजाएं, लाइट जहां तक हो सके आप बंद ही रखें। बिल्कुल। जहाँ तक हॉर्न की आपने बात की है तो ये हमारी जो हॉर्न की ध्वनि होती है, क्योंकि जो जंगली जानवर है वो शांत वातावरण में रहना पसंद करते हैं, तो बहुत छोटी सी ध्वनियाँ भी वो सुन लेते हैं। तो हॉर्न की तेज ध्वनि उनके कानों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है और उसके डिस्टर्बेंस से वो काफ़ी परेशान होते हैं। इसलिए अधिकतर जगह आप सुनते होंगे कि जहाँ पे हम हाइट वाले एरिया पे जाते हैं तो अक्सर हमें मनाही की जाती है कि वहाँ पे हम लोग शोर न मचाएं और इस तरीके के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है बहुत जोर जोर से न बजाएं। अक्सर लोग इसको करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने यहाँ पे अभी चर्चा की है। तो धन्यवाद सौरभ सर, आप हमारे बीच में आए, हमारे दर्शकों से आप रूबरू हुए। एक और चीज दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आप जब भी यहाँ पर आए, किसी भी इस तरीके के प्राकृतिक स्थल पर जाएं तो आप जरूर लंबी और गहरी कुछ सांसें जरूर लें। हमारे फेफड़े में बहुत सारी अशुद्धियाँ और गंदी हवा जाती रहती है, तो जिससे वो हम उसको एक बार रिटॉक्सिफाई कर सके अपने लंग्स को। अपनी जो लंग्स की हमारी जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है एल्वियोलाइज, जो बहुत इंटीरियर होती हैं हमारे लंग्स में, तो नॉर्मल एयर वहाँ तक जा नहीं पाती है, तो वहाँ पे जो इम्प्योरिटी होती है वो फ्रीज रहती है। तो मेरा निवेदन है सभी दर्शकों से कि अगर आप कभी भी बायोस्फीयर रिजर्व या ऐसी प्राकृतिक जगहों पे जाएं तो आप जरूर कुछ लंबी और गहरी सांसें 2 मिनट 4 मिनट तक लें, ताकि आप अपने लंग्स को, अपने एल्वियोलाइज को रिप्यूरिफाई कर सकें। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन और स्वास्थ्य की शिक्षा, पर्यावरण की शिक्षा और जीव जंतुओं से संबंधित कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जूलॉजी से लेकर के एनवायरनमेंट तक, और साथ में आपने फिजिकल एजुकेशन को यहाँ पर एक समन्वित वीडियो हमारा यहाँ पे बना है। फिजिकल एजुकेशन के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जगह काफी ऊंचाई पे है। बिल्कुल। तो हमारे जो नेशनल या इंटरनेशनल एथलीट हैं जो इंडोरेंस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनका हम इधर पहाड़ के जो भी हिल स्टेशंस में जो स्टेडियम है या ऐसे इस तरीके से जो सड़कें हैं, जितने भी इंडोरेंस एक्टिविटी वाले स्पोर्ट्स पर्सन हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। यहाँ वो आएँ और हाई एल्टीट्यूड की जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए इससे बेहतरीन जगह पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकती है। आप आएँ, और पहले भी आते भी रहे हैं, मैंने कई बार देखा है विदेशों तक से खिलाड़ी यहाँ आते हैं और यहाँ कमरा लेके रहते हैं और हाई एल्टीट्यूड की ट्रेनिंग करते हैं। 1 महीने 2 महीने वो यहाँ पे ऑफ सीजन में ट्रेनिंग करते हैं या अपने कंपटीशन के कुछ दिन पहले तक यहाँ रहते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जगह बहुत ही अच्छी है, आप यहाँ का आनंद ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और ये सार आप कहना चाहते हैं कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी फिर मिली तो नौजवानी फिर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया। पुनः मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। Like a bird on a tree, I'm just sitting here